नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 20 नवंबर 2025 एंड आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उनको हम यहाँ डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रशियन ऑयल कट्स। सेकंड टॉपिक हमारा वो है यहाँ पे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। थर्ड टॉपिक है हमारा चाइल्ड केयर वर्कर्स। फोर्थ टॉपिक है हमारा पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। फिफ्थ टॉपिक है हमारा यहाँ पे वेस्ट एशिया प्लान्स। एंड सिक्स टॉपिक हमारा यहाँ पे टीबी से रिलेटेड है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इन सब टॉपिक्स को हम यहाँ पे वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ओपन करना, सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना द यूपीएससी टाइम्स, या फिर सीधा आप यहाँ पे इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ तो मिलेगी, साथ में जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रशियन ऑयल कट्स। इन सितंबर 2025, India's oil import from Russia fell by 29% in value and 17% in volume compared with September 2024। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब सितंबर 2025 में इंडिया ने रशिया से जो तेल खरीदा उसकी कीमत पिछले साल के मुकाबले जो है करीब 29% कम हो गई। और जितना तेल आया वो वॉल्यूम भी लगभग 17% कम था। ये दोनों फिगर्स बताते हैं कि ना केवल पैसा कम खर्च हुआ बल्कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे कम इंपोर्ट हुई। दैट सिंगल मंथ ड्रॉप इज सब्सटेंशियल बिकॉज वैल्यू फेल मोर देन वॉल्यूम, which suggest either lower global prices or a shift to cheaper grades plus an actual reduction in quantities। तो ये गैप वैल्यू का वॉल्यूम से ज़्यादा गिरना दो चीज़ें दिखाता है। या तो ऑयल की दुनिया भर में जो है कीमत गिर गई, या फिर इंडिया सस्ती क्वालिटी डिस्काउंटेड ऑयल यहाँ पे ले रहा था, और साथ ही ओवरऑल जो है क्वांटिटी भी कम हो रही थी। दोनों मिलके जो है इंडिया के रशियन ऑयल डिपेंडेंस में एक नोटिसेबल यहाँ पे जो है डिक्लाइन दिखाते हैं। The decline in Russian oil import is not sudden. Data shows India had been cutting imports in 8 of previous 10 months. So the September fall is a part of longer plan rather than only a reaction to US tariffs। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी कि जो ये एकदम से कम हुआ एक्शन नहीं है, मतलब एकदम से लिया गया एक्शन नहीं है। पिछले 10 महीने में से 8 महीने में मतलब ऐसे ही जहाँ पे रसिया रसिया से इंपोर्ट कम हुआ था, अगर हम पिछले 10 महीने का देखें तो इसका मतलब इंडिया पहले से ही अपनी ऑयल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी जो है बदल रहा था, सिर्फ यूएस के 50% टैरिफ लगने के बाद से नहीं। In 5 months, February, May, June, July, September, the cuts exceeded 20%, which shows sustained and significant reduction at several points through the year। तो यहाँ पे कुछ महीने जैसे कि फरवरी, मई, जून, जुलाई, सितंबर में इंपोर्ट्स यहाँ पे 20% से ज़्यादा गिरे। ये टेम्परेरी डिप्स नहीं बल्कि एक काफ़ी बड़े और जो है बार बार आने वाले कट्स थे, जो दिखाते हैं कि जो पॉलिसी है यहाँ पे जो बाइंग पैटर्न कंसिस्टेंट रूप से चेंज हो रहे हैं। Russia's share of India's total oil imports grew sharply after 2020 and 2021, from 2% over the 35% by 2024-25 because of the war related discount and supply shift. But in the first half of 2025-26, Russia's share fell to 32.3%, showing a partial reversal। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉर के बाद जो यूक्रेन रशिया लड़ाई के बाद जो रशिया ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट दिए और इंडिया ने यहाँ पे ज़्यादा रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पे 2020-21 के 2% से जो है यहाँ पे 2024-25 में 35% तक जंप हुआ। लेकिन 2025-26 के पहले मतलब पहले 6 मंथ में रशिया का शेयर 32.3% तक गिर गया। मतलब
अब वापस थोड़ा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने के जो का जो ट्रेंड है यहाँ पे एक तरीके से स्टार्ट हो गया. Other suppliers' share are rising again. The US share increased from 4.6% in 2024-25 back to 8% in the early 25-26, and the UAE rose 11.7%, showing India's rebalancing its supply mix. तो यहाँ पे जो है साथ ही जो है यूएस और यूएई जैसे देशों का शेयर यहाँ पे फिर से बढ़ने लगा है. यूएस का शेयर 8% के आसपास और यूएई का जो है 11.7% तक आया. इसका मतलब जो बायर्स है, जो इंडिया है, अब यहाँ पे रसिया पर इतना हैवीली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता और वो अपने जो है सप्लायर्स को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहा है. The decline appears driven by India's own strategy to limit over-dependence on Russia. Official confirmed planning, not only by the US tariffs. The tariffs may have accelerated public attention, but the moves had already been underway. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सोर्सेस कहते हैं कि इंडिया को पता चल गया था कि रसिया पर डिपेंडेंस ज़्यादा हो गया है. मतलब यहाँ पे एक तरीके से रसिया पे डिपेंडेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, इसलिए पहले से एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई गई कि इम्पोर्ट्स यहाँ पे कम करने की रसिया से, और यूएस टैरिफ्स से शायद इसको और हाईलाइट कर दिया, इस इशू को और हाईलाइट जो है यूएस टैरिफ्स ने कर दिया. लेकिन असली जो काम था वो पहले से ही यहाँ पे चल रहा था. टैरिफ सिर्फ एक एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सिलरेटर के तौर पे यहाँ पे था. अब सेकंड टॉपिक है हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM is a statutory body created under the 2021 Act to manage and control air pollution in National Capital Region and nearby states like Punjab, Haryana, UP, and Rajasthan. It has powers above State Pollution Control Board and Central Board, meaning it can take uniform decision for entire region, and the commission replaced earlier EPCA set up in 1998, which was dissolved when CAQM came into effect. तो ये जो कमीशन है ये एक लीगल बॉडी है जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के स्टेट्स में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया. इसके पास जो है स्टेट और सेंट्रल पॉल्यूशन जो बोर्ड है उनसे ज़्यादा पावर्स है, इसलिए ये जो है रीजन लेवल पर एक एक जैसा डिसीजन यहाँ पे ले सकता है. ईपीसीए को रिप्लेस करके जो है CAQM को बनाया गया क्योंकि पहले पॉल्यूशन कंट्रोल यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेड था. The CAQM is headed by a high-ranking government official, either union secretary level officer or state chief secretary level. It has exclusive jurisdiction for air pollution related matters in NCR, meaning no other pollution authority can override its decisions. The commission coordinates across multiple states to ensure that actions against pollution are uniform and effective. तो यहाँ पे CAQM का हेड एक सीनियर ऑफिसर यहाँ पे होता है जिसका रैंक यहाँ पे बहुत हाई होता है. एंड ये बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीआर के पॉल्यूशन मैटर्स को हैंडल करती है और उसका जो है डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है. इससे फायदा ये होता है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब एक ही रूल यहाँ पे फॉलो करे जो पॉल्यूशन यहाँ पे जो इमरजेंसी हो तो. The Supreme Court has now allowed CAQM to take any proactive measure to fight the severe air pollution choking Delhi NCR. This includes even applying stage 4 restrictions like work from home and 50% office attendance during the current stage third itself if needed. तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को फुल फ्रीडम दे दी है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी कदम उठाए, अगर ज़रूरी हो तो स्टेज थर्ड के टाइम पे जो स्टेज 4 जैसी स्ट्रिक्ट चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई करे, जैसे वर्क फ्रॉम होम, और इनको यहाँ पे अप्लाई कर सकती है. द कोर्ट हैज ऑल्सो रेज कंसर्न ओवर स्कूल होल्डिंग स्पोर्ट्स इवेंट ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर, कॉलिंग इट डेंजरस फॉर चिल्ड्रंस ड्यू टू टॉक्सिक लेवल्स. कोर्ट ने बोला कि नवंबर दिसंबर में जब जो है एयर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तब स्कूल और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ करवाना यहाँ पे बच्चों की जो हेल्थ है उसको रिस्क में डालना है एक तरीके से.
One of the petitioner argued that exposing children to outdoor activities in such pollution level, like putting them inside a gas chamber. तो यहाँ पे बोला जा रहा है, पेटिशनर ने यहाँ पे कहा है कि इस तरह की जो पॉल्यूटेड हवा है, इसमें बच्चों को बाहर भेजना मतलब ऐसे है कि एक गैस चैम्बर में डालना, मतलब बहुत ही हार्मफुल कंडीशन है, एक तरीके से बोलना चाह रहा है. And the graded response action plan approved by the Supreme Court in 2016 sets emergency measures depending on the AQI level. It was initially enforced by EPCA and later by CAQM after 2021. तो यहाँ पे GRAP मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का एक स्टेप बाय स्टेप जो इमरजेंसी प्लान है, जिसमें जो AQI बढ़ता है तो रूल्स और स्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाते हैं. पहले यहाँ पे EPCA चलता था, बट अब 2021 से जो है CAQM इम्प्लीमेंट ये चीज जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है. India's Air Quality Index, launched in 2014, measures air quality from 0 to 500, with higher numbers indicating worse air. It tracks eight pollutants, including PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NS3, and PV. तो यहाँ पे AQI एक नंबर होता है जो बताता है कि हवा कितनी पॉल्यूटेड है, कितनी साफ है. यहाँ पे नंबर जितना बड़ा होता है, हवा उतनी यहाँ पे ज़्यादा खराब होती है. इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे मेजर होते हैं, जैसे कि PM2.5, PM10, CO, ओजोन एक्सेट्रा. ये जो पॉल्यूटेंट है इनको यहाँ पे मेजर किया जाता है. अब थर्ड टॉपिक है हमारा चाइल्ड केयर वर्कर. The Integrated Child Development Services (ICDS), launched in 1975, is one of the world's largest early childhood development programs. It provides food, preschool education, health checkups, and nutrition support through a wide network of Anganwadi centers. Today, India has around 1.4 million Anganwadi centers serving nearly 23 million children with the help of 2.4 मिलियन वर्कर्स एंड हेल्पर्स. तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो उसको 1975 में जो है शुरू किया गया था. ये छोटे बच्चों को फूड, बेसिक एजुकेशन एंड सहित जो है चेकअप्स और न्यूट्रिशन देता है, देता है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू. और इंडिया में लगभग जो है 1.4 मिलियन सेंटर्स है जो यहाँ पे जो है 23 मिलियन बच्चों को यहाँ पे हेल्प करते हैं, और उन्हें 2.4 मिलियन जो है वर्कर्स इन सब चीज को यहाँ पे जो है संभालते हैं. With rising population projections, India will need almost double the number of Anganwadi centers by 2030, nearly 2.6 million centers with over 5 million workers. However, child care workers continue to be the underpaid and undervalued, because society often sees them only as Creators, note as trained professionals who support early learning and development. तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि आने वाले सालों में जो है बच्चों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए जो 2030 तक आंगनबाड़ी सेंटर्स की ज़रूरत लगभग डबल हो जाएगी. पर प्रॉब्लम ये है कि चाइल्ड केयर वर्कर्स को यहाँ पे कम सैलरी मिलती है, और उनकी जो है वैल्यू यहाँ पे कम समझी जाती है, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ जो है बच्चों की देखभाल करने वाली मतलब लोग यहाँ पे जो समझते हैं, ना कि जो है प्रोफेशनल्स. In 2023, the UN General Assembly declared October 29 as the International Day of Care and Support to recognize unpaid care and domestic work, which is mostly done by women and girls. This work is essential for families and society, but remains invisible and undervalued in policy making and national statistics. तो यहाँ पे जो है यूएन ने 2023 में 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट डिक्लेयर किया. ये दिन अनपेड केयर वर्क को जो है इम्पोर्टेंस देने के लिए बनाया गया, जो ज़्यादातर यहाँ पे औरतें और जो है लड़कियां ये काम करती है. ये काम जो है सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और पॉलिसीज और डेटा में जो है इनका वैल्यू इनको नहीं दिया जाता है एक तरीके से. Climate change has increased the need for reliable child care services, especially for poor families. Women
and children are the most affected by the climate disasters like floods and drought, facing reduced access to food, healthcare, and care services. तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है चाइल्ड केयर सर्विसेज की डिमांड और भी बढ़ गई है, स्पेशली गरीब फैमिलीज में। जो फ्लड्स या ड्रॉट जैसी डिजास्टर्स का सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन पर होता है। उनको यहाँ पे फूड, हेल्थ केयर और बेसिक केयर की यहाँ पे एक्सेस जो है कम हो जाती है। Migration to cities further increase pressure on women as higher living costs force them to work. Usually, the domestic care jobs, caring for children of migrant workers, is difficult because parents work full time and live in poor conditions. तो यहाँ पे जब फैमिलीज यहाँ पे शहरों में जो है सिटीज में शिफ्ट होती है, तो रेंट और लिविंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है वुमेन भी यहाँ पे काम करने लगती है, मोस्टली डोमेस्टिक वर्क। माइग्रेंट वर्कर्स के जो बच्चों की केयर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं और उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी ठीक नहीं होती यहाँ पे। एंड द टाइम यूज सर्वे 2024 shows that women spend over 7 hours daily on unpaid domestic and care work, while men spend just over 2 hours. If valued economic terms, this unpaid work could equal to 15 to 70% of India's GDP. तो यहाँ पे जो है टाइम यूज सर्वे के हिसाब से वुमेन रोज 7 घंटे यहाँ पे अनपेड जो है हाउस वर्क और केयर वर्क यहाँ पे करती है, जबकि मेन सिर्फ 2 घंटे के आसपास ये काम करते हैं। अगर इस अनपेड काम की यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे निकाले तो ये इंडिया के जो जीडीपी का लगभग 15 to 17% के यहाँ पे बराबर हो सकता है। टू इम्प्रूव चाइल्ड केयर, इंडिया नीड्स बेटर वेजेस फॉर वर्कर्स, स्किल ट्रेनिंग and stronger care infrastructure. Currently, only 2,500 of 1,000 approved creches under the Palna scheme are functional. Achieving universal child care will require raising investment from 0.4% of GDP to at least 1 to 1.5%, similar to Scandinavian countries. तो यहाँ पे इंडिया को जो है चाइल्ड केयर को बेटर बनाने के लिए जो है वर्कर्स को अच्छी सैलरी, ट्रेनिंग और ज़्यादा जो है सेंटर्स की ज़रूरत है। पालना स्कीम के जो है 10,000 जो केसेज में यहाँ पे जो सिर्फ 2,500 ही चल रहा है। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर तभी पॉसिबल होगा जब बजट का यहाँ पे 0.4% जीडीपी से बढ़ाकर 1 to 1.5% कर दिया जाएगा, जैसे कि जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज में होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड द EIA एनवायरमेंटल impact assessment notifications of 1994 and 2006 is clearly require prior environmental clearance before any large project like mining, industry, infrastructure or construction can begin. The purpose of prior clearance is to check the project's environmental impact before the damage occurs, so that the government can decide whether the project should continue, be modified, or be stopped. तो यहाँ पे 1986 का एनवायरमेंट एक्ट और 1994 टू 2006 वाले जो EIA रूल्स बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट तभी शुरू हो सकता है जब उसको पहले से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाए एक तरीके से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाए। ये क्लियरेंस इसलिए होता है ताकि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही पता चल जाए कि एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो सकता है, मतलब पहले असेसमेंट फिर परमिशन, ताकि बाद में जो है डैमेज का एक तरीके से पछतावा डैमेज का ना हो। The Supreme Court has earlier ruled in cases like Common Cause 2017 and Alembic Pharmaceuticals 2020 that post facto clearance, that is giving clearance after the project has already started or even finished, is legally unacceptable. When prior clearance is mandatory, this is because post facto approval cannot be environmental harm that has already happened, and it defects the very purpose of environment law.
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ पे कानून यहाँ पे पहले ही क्लियरेंस मांगता है तो बाद में दी गई क्लियरेंस जिसे पोस्ट फैक्टो यहाँ पे बोलते हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट चल ही पड़ा मतलब या जो है या फिर खत्म हो गया तब दिया गया क्लियरेंस कोई फायदा नहीं देता। यहाँ पे एनवायरनमेंट का नुकसान ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस लॉ की फिलोसफी के मतलब ये उसके खिलाफ है एक तरीके से। The recent Supreme Court decisions to reverse its May 2025 stay on post facto environmental clearance shows that challenging it is to deal with violations that have legally occurred, and once environmental damage has happened, the legal system struggle to find a fair remedy. सुप्रीम कोर्ट ने अब जो स्टे हटाया है उससे दिख रहा है कि जब नुकसान यहाँ पे हो चुका है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट को भी यहाँ पे समझ नहीं आता कि मतलब पिछले जो गलत काम का मतलब यहाँ पे इलाज कैसे किया जाए, मतलब उसको कैसे यहाँ पे सुधारा जाए जब एनवायरनमेंट ऑलरेडी यहाँ पे डैमेज हो चुका है। The court acknowledged that post facto clearance cannot function like proper environmental approvals because they only impose penalties or ask for the mitigation after harm is already occurred, and this makes them fundamentally weaker than prior EC. तो यहाँ पे कोर्ट का मानना है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस असल क्लियरेंस जैसा कभी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे सिर्फ बाद में फाइन जो लगाता है या फिर डैमेज कंट्रोल बोलता है, पर असली नुकसान तो यहाँ पे पहले ही हो चुका है, एक तरीके से हो चुका है पहले, इसलिए ये क्लियरेंस हाफ पावर वाला यहाँ पे होता है। इवन दो द कोर्ट हैज नाउ अलाउड पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस is in limited situations, these clearance remain remedial rather than preventive. They don't align well with structure of India's environmental laws, which are designed to prevent harm, not cure it afterward. अब कोर्ट ने कुछ केसेस में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को अलाउ किया है, पर ये बस जो रेमेडी जैसा काम करेगा, प्रिवेंशन नहीं। इंडिया के एनवायरमेंट लॉज हार्म को शुरू होने से पहले रोकने के लिए बने हैं, बाद में जो है उनको ठीक करने के लिए नहीं। और ये मिसमैच यहाँ पे दिखाता है। The court felt that treating future violators strictly while being lenient towards past violators would create unfairness. This concern about unequal treatment influenced its decision to modify previous ban on post facto approvals. तो यहाँ पे कोर्ट को लगा कि अगर आगे से वॉयलेटर्स को स्ट्रिक्ट यहाँ पे पनिशमेंट मिले और पिछले वॉयलेटर्स को यहाँ पे बच जाए, मतलब पिछले वॉयलेटर्स यहाँ पे बच जाए, तो ये इनजस्टिस होगा कि इसी अनइक्वल ट्रीटमेंट के डर से कोर्ट ने पिछले ऑर्डर पर रीथिंक जो करने पर जो है मजबूर किया है एक तरीके से। However, the court's remedies is still raised questions because allowing post facto approvals may weaken the overall environmental governance structure. Critics argue that this could encourage industries to begin projects without clearance, hoping regularize them later. तो यहाँ पे जो है पर कोर्ट का ये सॉल्यूशन फिर भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस इजीली मिलने से लोग पहले प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे और बाद में जो है अप्रूवल मांग लेंगे। इससे जो है पूरा एनवायरमेंट गवर्नेंस सिस्टम वीक पड़ सकता है और जो है मिसयूज भी यहाँ पे जो है इसका बढ़ सकता है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा वेस्ट एशिया प्लान्स। Saudi Arabia and the United States have traditionally maintained a strong strategic partnership based on oil, security cooperation, and regional stability. The US relies on Saudi Arabia as key energy suppliers and a major power in West Asia, while the Saudi Arabia depends on US for military equipments and political support. तो यहाँ पे अमेरिका और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है काफ़ी पुराना है, जिसमें ऑयल और सिक्योरिटी दोनों इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। यूएस यहाँ पे सऊदी अरेबिया को डिफेंस सपोर्ट देता है और
सऊदी अरेबिया को यहाँ पे स्टेबल ऑयल सप्लाई करता है यूएस को। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी जो है जरूरी पार्टनर्स एक तरीके से रहे हैं। However, their relationship has seen tensions at times, especially regarding human rights issues, political decisions, and regional conflicts. A major turning point was the 2018 murder of journalist Jamal Khashoggi, which created global outrage and led to a temporary freeze in US-Saudi ties. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी कभी इनके बीच टेंशन भी जो है आती रही है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स इशू और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। और यहाँ पे जो है खौसी की 2018 वाली किलिंग ने तो जो है एक बड़ा क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद जो अमेरिका ने सऊदी से यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया है एक तरीके से। The recent visit of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to White House marks the official end of the strained phase of US-Saudi relations. It shows that both countries want to reset ties and move forward strategically. अब यहाँ पे जो है MBS मतलब यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान MBS का व्हाइट हाउस विजिट दिखाता है कि जो दोनों देश अपनी पुरानी टेंशन्स को जो साइड रखकर रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये एक सिग्नल है कि रिलेशंस नॉर्मल हो रहे हैं और दोनों कंट्रीज आगे बढ़ना यहाँ पे चाहते हैं। A major challenge between the two countries has been the issue of Israel. The US wants Saudi Arabia to normalize ties with Israel under the Abraham Accord, but Saudi Arabia insists that it will do so only if the Israel agrees to clear time-bound plan for two-state solution. तो यहाँ पे इसराइल वाला इशू जो है बार बार टेंशन क्रिएट करता है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी इसराइल से रिलेशन नॉर्मल करे, पर सऊदी कह रहा है कि पहले जो है पैलेस्टाइन का यहाँ पे जो है प्रॉपर स्टेट जो है सॉल्यूशन का प्लान होना चाहिए। इसराइल इस कंडीशन से यहाँ पे जो एग्री नहीं होता। Despite earlier negotiations, talks between Saudi Arabia and Israel stalled because Israel strongly opposed any commitment towards a two-state solution. This has made normalizations difficult. तो यहाँ पे सऊदी और इसराइल जो ये बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी सऊदी और इसराइल की, पर इसराइल ने जो टू स्टेट सॉल्यूशन पर यहाँ पे पीछे हटकर डील को यहाँ पे स्लो कर दिया। इसी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे रुक गया। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाउ appears to recognize these मतलब अभी भी करंट प्रेसिडेंट है, now appears to recognize these regional complexities. He seems willing to strengthen America partnership with Saudi Arabia without forcing Riyadh to immediately recognize Israel. तो यहाँ पे ट्रम्प अब समझ रहा है कि वेस्ट एशिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीजन है, इसलिए वो सऊदी पर प्रेशर नहीं यहाँ पे डाल रहा है तुरंत इसराइल को रिकॉग्नाइज करे। पहले वो डायरेक्टली सऊदी से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइज जो बनाना चाहता है एक तरीके से। एंड दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट ट्रम्प हैज टेम्परेरी separated Saudi Arabia from the Abraham Accord process. Instead of pushing normalization, he is prioritizing direct strategic cooperation with Riyadh to support his border plans for West Asia. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका मतलब है कि जो ट्रम्प ने जो है सऊदी को यहाँ पे फिलहाल अब्राहम अकॉर्ड से जो है अलग रख दिया है, नॉर्मलाइजेशन को साइड में रखकर वो सऊदी के साथ अभी सीधी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड करना प्रेफर कर रहा है। और जो उसके यहाँ पे जो वेस्ट एशिया प्लान्स के लिए जो है उसके लिए जो इसके लिए टाइज जो है इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीवी इरेडिकेशन वर्ल्ड वाइड। India's National TB Elimination Program is the government's flagship mission to eliminate tuberculosis from the country by 2025. The program aimed to reduce TB incident by 80%, cut TB deaths by 90%, and ensure that no patient faces a catastrophic financial cost. National TB Elimination Program (NTEP) focuses on early detection, free diagnosis, free treatment, nutrition support, and community-based care.
तो यहाँ पे एनटीईपी एक नेशनल मिशन है जिसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है 2025 तक इंडिया से टीबी को जो है खत्म करना। इसके गोल्स है कि टीबी के केसेस को 80% तक कम करना और डेथ्स को यहाँ पे 90% रिड्यूस करना और इंश्योर करना कि किसी टीबी पेशेंट को यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। प्रोग्राम का यहाँ पे फोकस अर्ली डिटेक्शन, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज और न्यूट्रिशन सपोर्ट पर जो है होता है एक तरीके से। India has been continuously strengthening its TB infrastructure. The modern tools like molecular testing machines, digital surveillance, and doorstep healthcare services. The government also provides schemes like Nikshay Poshan Yojana, which offers financial assistance to patients' nutrition. इंडिया टीबी से लड़ने के लिए अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो स्ट्रांग बना रहा है, जैसे मोलिकुलर टेस्टिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और घर घर तक जो है इलाज पहुंचाना। एक तरीके से सरकार अपनी स्कीम्स भी देती है, जैसे कि निक्षय पोषण इस योजना, जिसमें टीबी पेशेंट्स को यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए जो है पैसे दिए जाते हैं। India adopted molecular diagnostic technologies very quickly, installing thousands of points of care testing unit across the country. These machines help detect TB in few hours instead of days. तो यहाँ पे जो है इंडिया ने मॉलिक्यूलर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और हजारों टेस्टिंग मशीन यहाँ पे कंट्री भर में लगा दी। इन मशीन से जो है टीबी डायग्नोस करने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। पहले जैसे कुछ दिन, कई दिन नहीं लगते, मतलब कुछ घंटे में जो अब ये डिटेक्शन है कर लिया जाता है। This rapid diagnosis has greatly reduced the time between identifying and suspected TB cases and starting treatment. As a result, the overall TB management system has improved significantly. तो यहाँ पे जल्दी डायग्नोसिस होने से सस्पेक्ट टीबी पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। इससे जो है ट्रीटमेंट डिले नहीं होता। इसी वजह से जो है इंडिया का टीबी मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो इफेक्टिव हो गया है एक तरीके से। Uh, the Kochun Prize, established by the Kochun Foundation and Stop TB Partnership, is one of the world's top award outstanding work in TB control. It honors people and organizations who brings major innovations and in TB treatment or diagnosis. तो यहाँ पे कोचून प्राइज दुनिया का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो टीबी कंट्रोल करने में एक्सेप्शनल यहाँ पे काम करने वाले लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। ये उनका यहाँ पे ऑनर करता है जिन्होंने यहाँ पे टीबी से लड़ने के लिए जो तरीकों में जो बड़ा इनोवेशन यहाँ पे किया है, टीबी से लड़ने के लिए जो बड़े इनोवेशन यहाँ पे किए है, उनको ऑनर करता है। इंडिया हैज won this prize twice earlier, first in 2006 Dr. L.S. Chauhan and again in 2017 ICMR. In 2024-25, Molbio Diagnostic from Goa received the prize for creating affordable and innovative TB diagnostic tool. तो यहाँ पे इंडिया को ये अवार्ड पहले 2 बार मिल चुका है, 2006 में डॉक्टर चौहान को और 2017 में आईसीएमआर को। अब जो है मॉल बायो डायग्नोस्टिक गोवा को ये प्राइज मिला है क्योंकि उन्होंने सस्ती और इनोवेटिव टीबी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है बनाई है। दिस ईयर्स अवार्ड इज सीन एज ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ इन लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट हेल्थ इनोवेशंस. It prevents that Indian technology can help the world to fight disease like TB. तो यहाँ पे इस साल का अवार्ड इंडिया के अफोर्डेबल हेल्थ केयर इनोवेशंस की जो है एक ग्लोबल पहचान है। ये दिखाता है कि जो है इंडिया की टेक्नोलॉजी दुनिया को टीबी जैसे डिजीज से लड़ने में जो है मदद कर सकती है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर। Groundwater is one of India's most important natural resources, used extensively for drinking, irrigation, and industry. However, it is highly vulnerable to contamination from natural geological sources, as well as human activities. Elements like fluoride, arsenic, uranium, and nitrate naturally occurs in the rocks and soil, and when they dissolve into groundwater, they can reach harmful levels, and these contaminants are usually invisible. Water may look clean but still unsafe.
तो ग्राउंड वाटर इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि लोग पीने के लिए, खेती के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये पानी जो है आसानी से यहाँ पे कंटेमिनेट हो जाता है, खासकर जब नेचुरल रॉक से फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स पानी में घुल जाते हैं। अक्सर पानी देखने में बिल्कुल यहाँ पे क्लीन लगता है, बट वो अंदर से काफी यहाँ पे पॉल्यूटेड यहाँ पे होता है। Contaminated groundwater directly affects human health, especially in rural areas, where people rely on wells and bore wells. And excess fluoride can cause fluorosis, which leads to bone deformities, joint pain, and dental damage. High arsenic levels can cause skin lesions, cancer, and organ failure. Uranium contamination is linked to kidney damage, and since the groundwater supports agriculture, polluted water also harms soil quality and reduce crop productivity. तो यहाँ पे जो है पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर से सीधा ह्यूमन हेल्थ खराब होता है, खासकर गांव में जहाँ लोग बोरवेल्स का पानी पीते हैं। ज़्यादा फ्लोराइड से यहाँ पे बोन्स टेढ़ी हो जाती है, मतलब बोन में डिफेक्शन हो जाता है। ज़्यादा आर्सेनिक से स्किन और इंटरनल ऑर्गन यहाँ पे डैमेज होते हैं, और यूरेनियम किडनी को अफेक्ट करता है। खेती में भी ये कंटामिनेटेड पानी जमीन की क्वालिटी को यहाँ पे बिगाड़ देता है, खराब कर देता है, और क्रॉप्स की ग्रोथ भी यहाँ पे जो है कम हो जाती है इस वजह से। The latest annual groundwater quality report 2024 shows that almost 20% of the groundwater samples from 440 plus districts contain contamination above safe limits. Many areas report dangerous levels of uranium, fluoride, arsenic, and nitrate, making groundwater a national public health concern. तो यहाँ पे 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20% डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड वाटर सेफ लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूटेड मिला। यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे एलिमेंट बहुत हाई लेवल पर पाए गए। ये पूरे देश के लिए जो है पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इशू जो है बन गया है। Punjab is among the worst affected states, where nearly one-third of samples show uranium level above permissible limits. Fluoride, nitrate, arsenic contamination are also widespread. Children in nearby villages are developing skeletal deformities due to the high fluoride in drinking water. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि पंजाब में जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। लगभग एक तिहाई, वन थर्ड सैंपल्स में जो है यूरेनियम सेफ लिमिट से यहाँ पे ज़्यादा मिला। फ्लोराइड और आर्सेनिक भी हाई हाई है, और जो गांव के बच्चे हैं उनमें फ्लोराइड की वजह से जो बॉन्स हड्डियाँ जो है टेढ़ी हो रही है, एक तरीके से उसमें डिफेक्ट देखने को मिल रही है। And environmental degradation caused by polluted water soil is costing India's dearly. The World Bank estimate that annual losses of nearly $80 billion, around 6% of India's GDP. Unsafe water is also result in high healthcare spending and millions of lost work days every year. तो यहाँ पे पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर और सॉइल की वजह से जो है इंडिया को हर साल जो है यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस होता है, करोड़ों का एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस होता है। वर्ल्ड बैंक के जो है अकॉर्डिंग ये लॉस जो है $80 बिलियन के आसपास है। लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, तो और जिससे यहाँ पे काम जो वर्क नहीं कर पाते वो, इससे जो है इकोनॉमी को यहाँ पे जो है डबल नुकसान होता है। In districts like Mehsana in Gujarat, fluorosis has reduced the working ability of many laborers. Low productivity, frequent illness, and high medical expenses push families into long-term poverty cycles, showing a clear link between water contamination and human capital loss. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुजरात का मेहसाना में फ्लोराइड इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे कि लोगों को जो है काम करने की कैपेसिटी यहाँ पे उनकी कम हो चुकी है। कम कमाई, ज़्यादा बीमारी और ज़्यादा हॉस्पिटल के खर्चे फैमिलीज को गरीबी में और ज़्यादा फंसा देते हैं। यहाँ यहाँ दिख रहा है कि पानी का पॉल्यूटेड सीधा ह्यूमन कैपिटल को डैमेज करता है। Agriculture is also under serious threat. Polluted groundwater used for irrigation is degrading soil fertility, reducing crop yield,
and adding harmful residues to food. Farms located near polluted water bodies reports lower productivity and face risk for export rejection due to contamination issues. जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि खेती भी जो है जो पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से खेती भी अनसेफ हो गई है पानी की वजह से, जो है बर्बाद हो रही है एक तरीके से खेती भी। जो पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर से यहाँ पे जमीन की क्वालिटी गिर रही है और क्रॉप्स की यील्ड भी कम होती है, उससे यील्ड भी कम हो रही है। और पॉल्यूटेड एरियाज में जो फार्म्स में जो है प्रोडक्शन लो होता है और कभी कभी कंटामिनेटेड क्रॉप्स एक्सपोर्ट में भी जो है यहाँ पे जो है रिजेक्ट भी हो जाती है एक्सपोर्ट में। तो दोस्तों आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।